देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट क्लास तो हुआ नहीं था जैसे कि मैंने बोला भी, कोई ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो अब मैंने वेट किया एटलीस्ट 11:30 तक वेट किया, उसके बाद और क्या करें, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो जहां तक हुआ था फर्स्ट क्लास में वहां तक ही हुआ है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो टर्म, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो कि हमें, ये हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जो फैक्टर ये डिसाइड करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। मतलब कॉस्ट ड्राइवर एक रीजन है जिसके वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर और variable which affect level of cost generally. It is an activity which is responsible for cost incurred. तो क्या लिखा है देखो, कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट लेवल ऑफ कॉस्ट जनरली, ठीक है। कॉस्ट का लेवल जो है वो इफेक्ट क्या हो रहा है वो दिखाता है, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इट इज एन एक्टिविटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि इन ए डिलीवरी कंपनी, कोई एक अगर डिलीवरी कंपनी मतलब डिलीवरी का काम करती है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है? उसका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है फ्यूल कॉस्ट इज ड्रिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल। अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फ्यूल कॉस्ट उतना बढ़ेगा, अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम होगा तो फ्यूल कॉस्ट कम होगा। तो मेन जो कॉस्ट है वो जो है फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फ्यूल कॉस्ट अगर हम लोग डिसाइड करें कि फ्यूल कॉस्ट को ऐसा क्या एक्टिविटी है जो फ्यूल कॉस्ट के कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है, तो फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है क्योंकि ये डिलीवरी कंपनी है। तो व्हीकल रखती होगी, ठीक है। तो व्हीकल में जो फ्यूल का यूज होता है वो कॉस्ट इस कंपनी के लिए कम या ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कि जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट is driven by vehicle use, यूसेज भी लिख सकते हैं हम लोग। तो
अगर जो व्हीकल यूज हो रहा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, वो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग उस व्हीकल को यूज कर रहे हैं। कम यूज करेंगे तो खर्चा कम, मेंटेनेंस का ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल दे सकते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ शिपमेंट। तो कितने ज्यादा शिपमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ शिपमेंट कितना है, उसके ऊपर पैकेजिंग कॉस्ट डिपेंड करता है। जितना ज्यादा शिपमेंट होगा पैकेज कर उतना बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर पैकेजिंग कॉस्ट उसके ऊपर। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि एक डिलीवरी कंपनी में अगर कोई व्हीकल यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसका फ्यूल कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, व्हीकल यूज। और पैकेजिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शिपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट ड्राइवर को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत तरीके का कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा कॉस्ट है क्या नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ड्राइवर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि कॉस्ट जो इनकर्ड हो रहा है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। अगर हम लोग कंपिटिटिव मार्केट है, ठीक है, तो अगर कॉस्ट हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मेरा कॉस्ट अगर हम कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिडक्शन का बाद में करने वाला रिडक्शन हम पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद रिडक्शन ही लिखेंगे। तो कंट्रोल का बात करें, देखो कॉस्ट अगर कंट्रोल में रहेगा तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। और कॉस्ट कंट्रोल में रहना इसीलिए चाहिए ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहने का बात हम लोग अगर सोचते हैं तो उसमें हम लोग अपना एफिशिएंसी भी बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वर्कर लोगों को बोल सकते हैं आप लोग एफिशिएंट हो, आपके एफिशिएंसी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा ना हमारा कॉस्ट कम या ज्यादा। जैसे अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं होंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो ज्यादा टाइम पे पेमेंट उनको वही मिलेगा लेकिन हमें काम कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल का बात समझते हैं तो हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा कि मेरा कॉस्ट कंट्रोल में है, तो हम डिसीजन भी ले सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होता है इसमें, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल होना जरूरी है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हो जाता है इट इज ए प्रोसेस टू ensure that appropriate action is taken if cost exceed estimated or actions to be taken if costs are expected to exceed the expected level। देखो कॉस्ट कंट्रोल क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन इफ कॉस्ट एक्सीड एस्टिमेटेड और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीड इन द एक्सपेक्टेड टू द एक्सपेक्टेड टू एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड लेवल। मतलब सीधा बात है कि
कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये कॉस्ट कंट्रोल करते कैसे? कॉस्ट को मॉनिटर करके, ठीक है, मैनेज करके, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ये श्योरिटी देता है कि अगर किसी भी तरीके से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो मेरा बढ़ रहा है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, उस कॉस्ट को नहीं बढ़े इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मतलब ऐसा क्या करे, मतलब किस तरीके से हमारे एग्जिस्टिंग कॉस्ट को हम लोग मैनेज करें ताकि वो ना बढ़े, एस्टिमेटेड कॉस्ट को। तो अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, तो वही कंट्रोलिंग हो जाता है। या फिर बोल रहा है और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड, या फिर ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, तो दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्शन लेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अब एक्शन कैसे लिया जाता है? सीधा बात है, मैनेज करके कॉस्ट को, ठीक है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और बता दें कि किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, तो फिर देखो कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है, स्टैंडर्ड सेट करके, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करके, जैसे कि हम लोग पहले सोच लेते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा 100 रुपए खर्चा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरा 100 से ज्यादा बढ़ रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने अपना एक बजट सेट किया था, भाई इतने खर्चे में हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो वो भी मुझे जो है मेजर करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को कंपेयर करके देखेंगे कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें एक्शंस लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल दें, a company budgets 50,000 raw materials, actual spending rupees 60,000, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10,000 एक्स्ट्रा। तो कंपनी ने बजट सेट किया था कि मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा प्रोडक्ट बनाने में 50,000 का ही होगा, बट एक्चुअली में जो है वो 60,000 हुआ, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10,000। तो कॉस्ट बढ़ रहा है, अब कंपनी किस तरीके से कंट्रोलिंग का एक्शन लेगी, ठीक है। तो एक्शन क्या हो जाएगा, मतलब जिससे कॉस्ट कंट्रोल होगा, तो ऐसे होगा, फाइंड द रीजन, जैसे कि प्राइस इंक्रीज, क्या ये रीजन है कि मार्केट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, या फिर वर्कर वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, या फिर इनएफिशिएंटली काम हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो रीजन फाइंड आउट करने का कोशिश करना पड़ेगा, जो भी होगा। फिर रिड्यूस वेस्ट और नेगोशिएबल, सॉरी नेगोशिएट बेटर प्राइसेस। तो इसके बाद देखो, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीजन है कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस हमें नेगोशिएट करना चाहिए बेटर प्राइस के लिए, कि मार्केट में कहाँ जाने से हमें सस्ते में चीज मिलेगा, या नेगोशिएशन करके हमें कम में मिल सकता है। हाँ, ऑब्वियसली क्वालिटी डिटोरिएट नहीं करना है। और अगर वेस्टेज वगैरह हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रहा है, तो वेस्ट वगैरह को रिड्यूस करने का सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना कॉस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब हमें कोशिश करना है कि परमानेंटली हम लोग का जो कॉस्ट बढ़ा हुआ है उस उसको हम लोग कट कर सके, मतलब हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ
रियल एंड परमानेंट रिडक्शन in the unit cost of goods manufactured or service rendered without compromising quality of product. Permanent and genuine savings in cost manufacture administration distribution and selling and in essential element. देखो इसमें क्या लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है कि परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कम कर दिया कल ज्यादा हो गया। तो एक्चुअली अगर कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी का भी कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहा है तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल करना अलग बात है कि जैसा चल रहा है एटलीस्ट वैसा कंट्रोल तो मॉनिटरिंग के थ्रू से ही हो जाता है, लेकिन रिडक्शन कभी भी सिर्फ मॉनिटर करने से नहीं हो सकता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब अगर कॉस्ट रिड्यूस हुआ तो पर यूनिट कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड, तो जो भी है, अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स का यूनिट कॉस्ट, अगर सर्विस बेच रहे हैं तो सर्विस रेंडर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने पहले ही बोला है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट मैन्युफैक्चर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ब्रॉट अबाउट बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल एंड इन एसेंशियल एलिमेंट। बोल रहे परमानेंट और जेन्युइन सेविंग्स कॉस्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग ये सारे खर्चे में किसी भी तरीके का अगर वेस्टफुल या इन एसेंशियल एलिमेंट इंक्लूडेड है तो उस चीज को रिड्यूस करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये हो जाता है। अच्छा, अब कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन, अच्छा कॉस्ट एलोकेशन क्या है। अच्छा, एक डिफरेंस भी लिख देते हैं, कॉस्ट रिडक्शन और जो है कॉस्ट
कंट्रोल के बीच का, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, उसके बाद ही एलोकेशन बताता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शन होता है, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन का जो भी डेटा होगा हम उसको ब्रैकेट में जो लिखेंगे वो कॉस्ट रिडक्शन को बता रहा है। ये होता है करेक्टिव फंक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब हम लोग नहीं चाहते कि कॉस्ट बढ़े, यानी हमारे कॉस्ट को बढ़ने से रोकना, यानी प्रिवेंटिव फंक्शन। जबकि कॉस्ट रिडक्शन करने का मतलब है परमानेंटली हम लोग चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट कम हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं करेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि मुझे मेरा कॉस्ट इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल जो दिया था कि रॉ मटेरियल मेरा 50,000 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसको अचीव करना, तो यहाँ पर एफर्ट जो लगता है कॉस्ट कंट्रोल में, एफर्ट टू अचीव स्टैंडर्ड। जबकि कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, इट इज एन अचीवमेंट। अच्छा, अब कॉस्ट कंट्रोल जो है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो भी एफर्ट लगाया जाता है ना, उससे हो सकता है कि हम लोग का क्वालिटी इम्पैक्ट हो जाए। क्योंकि ये जो काम है ना, ये लोअर वर्कर लोगों को दिया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों को दिया जाता है, तो उनके पास एक टारगेट हो जाता है कि जैसे कि यहाँ 50,000 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब अगर वो किसी तरीके से कुछ जेन्युइन तरीके से अगर नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करते हैं, क्वालिटी कभी कभी डिटोरिएट कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इस केस में क्या होता है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों के ऊपर होता है, तो वो क्वालिटी को कभी कभार हैम्पर कर सकते हैं, मतलब हैम्पर हो जाता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है ये कभी भी क्वालिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी। और ये एक रूटीन वर्क है, कॉस्ट को कंट्रोल रखना, ये रोज का देखना है कि ये एक रूटीन वर्क है। रोज देखना है कि मेरा कॉस्ट कहीं बढ़ तो नहीं जा रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ये हमेशा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सोचा जाता है, ठीक है, कोई नए चीज के साथ फिर उस तरीके से किया जाता है। तो ए इट इज अ इवोल्यूशन ऑफ न्यू थिंग्स और न्यू वेज, ठीक है। तो ये एक इवोल्यूशन है, ठीक है, ये नए तरीके से किया जाता है। और इसे परफॉर्म कौन करता है, एट एग्जीक्यूटिव लेवल, और ये हाई लेवल ऑफ वर्कर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो एक्चुअली कॉस्ट कंट्रोल का मतलब सीधा बात हो गया कॉस्ट को कम करना, लोअर करना, ठीक है। और सॉरी, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब हो गया कॉस्ट को कम करना, और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हो गया कि विद इन द लिमिट्स कॉस्ट को रखना, इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना। और जो कॉस्ट रिडक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये कॉस्ट रिडक्शन करना क्या है, एक करेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, और इनोवेटिव भी होता है, इसीलिए इसे इवोल्यूशन बोला है, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जबकि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, वो भी लिख सकते हैं। ये जो है ये शॉर्ट टर्म होता है, ये रोजाना ही करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो है
ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है, ये एक समय वाला बात है, ठीक है। आज बोला तो आज ही कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें टाइम लगता है। तो अगर कॉस्ट कंट्रोल का बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब एक लाइन में अगर बोले, डोंट एक्सीड बजट, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब इसको चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, डोंट एक्सीड बजट। बजट जो सेट किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है, ब्रिंग द बजट डाउन परमानेंटली। ब्रिंग द बजट, जो बजट बनाया है उसके वैल्यू को और भी कम करना है, ब्रिंग द बजट डाउन परमानेंटली, ठीक है। ब्रिंग द बजट डाउन परमानेंटली। तो ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन का मतलब, ब्रिंग द बजट डाउन परमानेंटली। मतलब अगर इसी एग्जांपल में हम बताएं कि जैसे कि ये 50,000 का कॉस्ट को भी हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अपना एस्टिमेशन सेट किया है, तो वो हो जाएगा कॉस्ट रिडक्शन। तो इतने सारी चीज हम लोगों ने देखी, समझ में आ गया होगा, और इसका डिफरेंस भी देख लिया। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट लिखा था, जो बोला बाद में करेंगे, वो अब कर लेते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है, कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज चार्ज्ड टू दैट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल allocated to the product, ठीक है। तो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब है कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, जो कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और चार्ज कर पाएंगे कोई स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पे, ठीक है। कॉस्ट सेंटर इज चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। अब कॉस्ट सेंटर क्या था, जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते वही हम लोग का कॉस्ट सेंटर था। कॉस्ट सेंटर हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था, ये देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि कोई भी लोकेशन, मतलब जिसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये देखो वेयर द कॉस्ट ऑकर, जहां पर कॉस्ट ऑकर हो रहा है वही मेरा कॉस्ट सेंटर होगा। जहां पर कॉस्ट ऑकर हो रहा है मतलब जहां कॉस्ट फाइंड आउट हो पा रहा है, जैसे कि कोई पर्सन्स के ऊपर कोई कॉस्ट, ठीक है, कोई इक्विपमेंट का कॉस्ट, कोई लोकेशन का कॉस्ट। तो जिस चीज जहां पर कॉस्ट ऑकर हो रहा है वही मेरा कॉस्ट सेंटर होता है। तो फिर कॉस्ट सेंटर में अगर हम लोग कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ मेरा कॉस्ट ऑकर हो रहा है, तो वो मेरा कॉस्ट सेंटर है। अब कितना कॉस्ट ऑकर हो रहा है वो डायरेक्टली अगर आइडेंटिफाई है कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑकर हो रहा है तो प्रोडक्ट मेरा कॉस्ट सेंटर हो गया, ठीक है। ये इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। अब इसमें कौन सा कॉस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे कॉस्ट एलोकेशन। अच्छा, जैसे कि मान लो कि फैक्ट्री में लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बोला, और भी एग्जांपल हो सकता है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री 10,000, ठीक है, एग्जाम्पल।
अब और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो सैलरी ऑफ वन डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनको जो सैलरी दिया जा रहा है, तो कॉस्ट कहाँ ऑकर हो रहा है? डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट मेरा क्या हो गया? कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं? वहां पर काम करने वाले लोगों को दिए गए सैलरी का कॉस्ट। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, कॉस्ट एपोर्शनमेंट। When cost can't be directly identifiable to a specific cost center, specific cost center, then such cost is charges to different cost centers on some predetermined basis. This process is called cost apportionment. पहले समझ लेते हैं फिर एग्जांपल देते हैं। बोल रहा है कि व्हेन कॉस्ट कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। अगर हम लोग अब कॉस्ट सेंटर का जो है, जहां कॉस्ट ऑकर हो रहा है वहां पर कॉस्ट जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे स्पेसिफिकली, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कॉस्ट सेंटर में किसी बेसिस पे जो है हम लोग उसे एपोर्शन कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एपोर्शन। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो, मतलब कॉस्ट एपोर्शन को बोल सकते हो शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। इसको अगर एक लाइन में हम लोग बोले इस चीज को बोल सकते हो शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। ऐसे लिख लो, याद रहेगा, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और ये जो है इसको अगर एक लाइन में हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट असाइन करना, असाइनमेंट। और ये हो जाता है शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल रेंट ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री का जो टोटल रेंट है वो है सपोज 20,000 पर मंथ। अब यहाँ इस फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है ए और डिपार्टमेंट है बी। ठीक है। अब ए का और बी का मतलब एक फैक्ट्री था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने दो डिपार्टमेंट खोल लिया, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट बी। अब वो लोग चाहते हैं दोनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करे। तो किस तरीके से डिपार्टमेंट, क्योंकि जिन जो लैंडलॉर्ड है या लैंड लेडी जो भी है उनको जो रेंट देते हैं वो तो 20,000 टोटल ही देते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ए मेरा एक अलग कॉस्ट सेंटर है, डिपार्टमेंट बी मेरा अलग कॉस्ट सेंटर है, अब दोनों कॉस्ट सेंटर का रेंट का कॉस्ट मुझे अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे?
तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी एक प्री डिटरमाइंड बेसिस पे ये 20,000 को इन दोनों में शेयर कर देना चाहिए। शेयरिंग को ही यहाँ पर एपोर्शन बोला जाता है, या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए शेयरिंग के लिए कोई एक बेसिस होना चाहिए। तो रेंट के लिए बेस होना चाहिए फ्लोर स्पेस। ठीक है, तो मान लो कि ये डिपार्टमेंट ए में जो फ्लोर एरिया है ऑक्यूपाई 60% स्पेस। ठीक है, और डिपार्टमेंट बी जो है उसने ऑक्यूपाई कर रखा है 40% स्पेस। ठीक है, तो हम लोग फिर कैसे करके शेयर करेंगे कॉस्ट को, तो ऐसे शेयर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ए का 20,000 इंटू 60%, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हो जाएगा 60:40, यानी 6:4, 3:2, 3/5, 2/5, 12,000, 8,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, तो ये मैंने फ्लोर एरिया के ऊपर कर दिया। अब रेंट है तो फ्लोर एरिया के ऊपर होगा। अगर कुछ और है तो उसके जैसे, अगर सैलरी को अपोर्शन या शेयर करना है तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का देखना है तो मान लो मशीन आवर्स के ऊपर होना चाहिए। तो जो सूटेबल बेसिस होगा उसके बेसिस में हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, अब कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब हो जाता है कि प्रोडक्ट में कॉस्ट को चार्ज करना। देखो अभी तक हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर देखा जाए कि कॉस्ट एलोकेशन, तो वो प्रोडक्ट में नहीं, जहां कॉस्ट जनरेट हो रहा है वहां चार्ज करना। जैसे कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट में, मतलब ये देखो सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट एलोकेट हो रहा है। बट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट एलोकेट होना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है सारे कॉस्ट जो भी कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को जनरेट करने में या रेंडर करने में लगा है, वो सारे कॉस्ट को जब हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगा देते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट को एब्जॉर्ब। मतलब प्रोडक्ट जब उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो जब उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, a company produces 1,000 यूनिट, प्रोडक्ट 1,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। उसको प्रोड्यूस करने में मान लो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगा है 50 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 20,000। ठीक है, अब अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहे कि मेरे पूरे प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है, तो हम लोग टोटल कॉस्ट कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे? तो टोटल कॉस्ट ऐसे आइडेंटिफाई होगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा। तो जिसमें
डायरेक्ट मटेरियल भी प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, लेकिन वो आसान है करना। मुझे पता है कि 1 यूनिट बनाने में 50 रुपए लगता है, ठीक है। तो मटेरियल का 50 रुपीज, इसका 30 रुपीज लेबर का, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में 20,000। तो मुझे तो पर यूनिट निकालना है, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1,000 हो जाएगा ₹20। ठीक है, तो ये हो गया 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो बेसिकली एब्जॉर्ब सारे कॉस्ट ही होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट जब हम लोग करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट कौन सा है, जो ओवरहेड होता है वही इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो, उसे हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि 20,000 में कितना, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ा कि 20,000 में कितना देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसे हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो डायरेक्टली हमारे पास पता होता है, तो इसको हम लोगों ने एलोकेट कर दिया। लेकिन इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा कि एक एक यूनिट पे 20 रुपए करके देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे करके जब हमें फाइनली पता चला कि उस प्रोडक्ट, 1 यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट है, तो उसको हमें दिखा 100। तो ये 100 ही हो गया मेरा कॉस्ट एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट, ये कॉस्ट एब्जॉर्प्शन है। एज वेल एज जो है कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में हमारा जो है डायरेक्ट कॉस्ट भी आता है। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर दिया है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऐसा ऐसा हम नहीं मानना चाहिए कि एब्जॉर्ब में जो हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट है वो नहीं आएगा, जैसे कि मेटेरियल हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये नहीं आएगा, ठीक है। सारे कॉस्ट आ जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम समझाने के लिए बोल देते हैं ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट, सब आएगा, ऑल कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, वो हमें पता ही होता है, जैसे कि मेटेरियल पर यूनिट और ये पर यूनिट पता था। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दिया है। अच्छा, और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, तब हम फिक्स्ड और वेरिएबल वाला बताएंगे, ठीक है। मतलब इतना समझो, ऑल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट का फिक्स्ड फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाएगा। मतलब बेसिकली ऑल कॉस्ट का मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बोल रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, इनडायरेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का जो मेथड्स होता है वो एक लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। तो मेथड किस में अप्लाई होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, क्योंकि डायरेक्ट तो हमें पता ही होगा, वो तो हम लोग लिख देंगे। इनडायरेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन केस में हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या क्या मेथड होता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमें कॉस्ट को एब्सॉर्ब करवाना पड़े। जैसे कभी कभी कॉस्ट शीट करते हो तो देखोगे दिया हुआ रहता है फैक्ट्री ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो ये हमें क्या बता दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड यानी मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे करके मुझे प्रोडक्ट में चार्ज करना है वो बता दिया, ठीक है। तो इस ये हो गया मेथड। तो जिसमें देखो मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया है, मेथड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग चार्ज करना, या फिर परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये जब हम लोग ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारे चीजों को डिटेल्स में हमें पढ़ना पड़ता है। मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट मेथड, मतलब मशीन के रेट के हिसाब से, मतलब मशीन कितना घंटा चल रहा है उसके बेसिस पे भी हो सकता है हमें कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। अच्छा, फिर डायरेक्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर, मेनली ये 5 मेथड ही होता है, मैंने 5 मेथड से यहाँ पर मेंशन कर दिया।
आउटपुट भी एक मेथड होता है। ठीक है, ज्यादा लिख के करेगा वहां पर तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है। देखो, और एक चीज बता देते, जब मेटेरियल, कब हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, जब मेटेरियल डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब मेटेरियल का प्राइस सबसे ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट जो है उसके बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और अच्छा, प्राइम कॉस्ट जब होता है, जब मेटेरियल एंड लेबर आर आर सेम, ठीक है, मतलब मेटेरियल और लेबर दोनों का डोमिनेटिंग फैक्टर अगर दोनों सेम है, 50-50% है, तब प्राइम कॉस्ट का यूज किया जाता है। मशीन का जब है, जब ऑटोमेशन ज्यादा है बिजनेस में, ऑटोमेशन डोमिनेट्स, मतलब मशीन का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तब हम लोग मशीन आवर बेसिस पे करते हैं। लेबर कब हो जाता है, व्हेन ह्यूमन वर्क डोमिनेट, ह्यूमन वर्क जब हम लोग का डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तब हमें उस हिसाब से करना चाहिए। और लेबर आवर मतलब जब ह्यूमन वर्क, वही ह्यूमन वर्क, देखो लेबर कॉस्ट और लेबर आवर जो है, ये मेथड्स अलग अलग होते हैं। अब देखो, हमें देखना पड़ेगा कि आवर डोमिनेटिंग फैक्टर है कि कॉस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, लेकिन है तो ह्यूमन वर्क ही, तो इसमें भी लिख सकते हैं ह्यूमन वर्क अगर मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर हुआ। और आउटपुट बेस्ड, जब आउटपुट बेसिस पे भी एक होता है, आउटपुट बेस्ड, ठीक है। तो आउटपुट बेस्ड होने से व्हेन प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म, जब प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होता है, एक ही तरीके का कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ नहीं बना रही है, जब प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होता है, तब जो है हम लोग का आउटपुट मेथड यूज किया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर ये याद रहा तो हम लोग ओवरहेड में भी सेम चीज पढ़ेंगे, तो वहां भी हमें ये चीज काम आएगा। अच्छा, अब कन्वर्जन कॉस्ट पढ़ेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब, जैसे अगर सीधा बोले कि रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स बन रहा है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनने तक का जो कॉस्ट, मतलब कन्वर्जन पीरियड में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो वही लिख देते हैं जो बोला मैंने अभी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सीसी लिख देते, कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वहां मेटेरियल नहीं आता, ठीक है, कन्वर्जन में मेटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि रॉ मेटेरियल ही तो कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा लगता है, तो डायरेक्ट लेबर लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगेगा, मतलब, या फिर और एक लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग जाएगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब वही इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला। अच्छा, अगर एग्जाम्पल ले, एक कंपनी हैज डायरेक्ट लेबर 30,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000।
कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर 50,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग। देखो, इम्पोर्टेंस जो है कॉस्टिंग का, उसमें क्या क्या है। देखो, कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का टेक्निक। तो जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करने का टेक्निक यूज करते हैं तो किसे क्या क्या मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। एड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प होता है, ठीक है। मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होता है तब तक मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट का कॉस्ट उसका ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसे प्रोड्यूस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब डिसीजन कैसे ले कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा बंद कर दे, ठीक है। मतलब कॉस्टिंग होगा तो ही ना हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा कॉस्ट कंट्रोल में है कि नहीं, कॉस्ट रिडक्शन है कि नहीं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, डिसीजन क्या ले। मतलब हम लोग कोई प्रोडक्ट बना के ही बेचे या किसी और से खरीद के बेचे या उसका कुछ एलिमेंट्स खुद बनाए कुछ जो है बाहर से खरीद ले, ठीक है। ये सब हमें कौन सा बेस्ट प्रोडक्शन मेथड होगा वो पता करना, ठीक है। हमारा बजट सही जा रहा है कि नहीं, मतलब हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड या बजट फिक्स्ड किया है वो कितना सही है, वेस्ट जो है वो वेस्ट रिडक्शन कैसे करे ना करे, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजों में हेल्प होता है, जैसे कि मैनेजमेंट को क्या क्या हेल्प होगा, प्राइस फिक्स करने में हेल्प होगा, कॉस्ट को कंट्रोल रिड्यूस करने में हेल्प होगा, ठीक है। प्रॉफिट मेजर करने में हेल्प होगा, डिसीजन लेने में हेल्प होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी जो है बेनिफिट होता है। क्रेडिटर भी आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रेडिट में कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। एड टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय भी डिसीजन ले सकता है अगर कॉस्टिंग जो है वो हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है तो एम्प्लॉय भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बिकेगा नहीं बिकेगा, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो, वर्कर लोगों को फेयर वेजेस मिल रहा है कि नहीं, मतलब एड टू एम्प्लॉय में एम्प्लॉय लोगों को क्या बेनिफिट होता है कॉस्टिंग होने से, कि वर्कर लोगों को फेयर वेजेस मिल रहा है कि नहीं, बेटर वर्किंग कंडीशन मिल रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिल रहा है कि नहीं। तो हम इसमें साइड साइड में लिख देते हैं। देखो, एम्प्लॉय लोगों का क्या बेनिफिट होता है कॉस्टिंग होने पे, फेयर वेजेस उनका है कि नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फेयर वेजेस नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे जगह काम करेंगे। बेटर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन है कि नहीं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव वगैरह उन्हें मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब मैनेजमेंट को कैसे हेल्प होता है, ठीक है। मैनेजमेंट का अगर बोले, कॉस्टिंग उन्हें प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका भी कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। ज्यादा लिखना भी तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं कि मेन मेन पॉइंट जितना लिख दे ताकि इसको तुम लोग जरूरत पड़े तो उसे थोड़ा सा जोड़ जाड़ के लिख के बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने मेन मेन पॉइंट लिख दिया, इसको अपने हिसाब से लिखा जा ही सकता है। प्राइस डिसीजन,
प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, कोई डिसीजन लेना, बिजनेस का डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया, ठीक है, या फिर ये जैसे प्राइस का डिसीजन था, किसी भी तरीके का डिसीजन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया, और क्रेडिटर में भी लिख देते चलो कुछ पॉइंट्स। देखो, क्रेडिटर जो है वो बेसिकली, अगर उसे कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो क्रेडिटर क्या है, लेंडर है, ठीक है, सप्लायर हमारा लेंडर है, तो वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कंपनी अपना डेब्ट पे करने के लिए कितना केपेबल है, ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे ऑफ करने के लिए कितना केपेबल है, अगर है तो ही वो कंपनी को जो है उधार पे कुछ देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो क्या क्या, रीपेमेंट एबिलिटी कंपनी का, रीपेमेंट एबिलिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा। क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म गाइड हो जाएगा उसके लिए कि भाई क्रेडिट टर्म क्या रखे, मतलब ऐसा 3-4 महीने बाद पैसा लेंगे बोले, या फिर बोलेंगे 1 हफ्ते बाद ही ले ले, मतलब कंपनी कितना फाइनेंशियली हेल्दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एटसेट्रा, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, और एक पॉइंट होगा, एड टू नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, कॉस्टिंग हमें हेल्प कर सकता है बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए, वेस्ट रिड्यूस करने के लिए, और रिजनेबल प्राइस में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर हमारे इकोनॉमी को स्टेबल करने में काम आएगा, ठीक है। तो नेशनल इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट मिलेगा, मतलब कॉस्टिंग से कैसे इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि देखो कॉस्टिंग हमें किस चीज में हेल्प करेगा, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली ऑपरेट बिजनेस, एफिशिएंटली ऑपरेट बिजनेस, बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकेंगे। अगर एफिशिएंटली ऑपरेट करेंगे तो हमारा वेस्ट जो है रिड्यूस होने का चांसेस रहेगा, एंड प्रोड्यूस गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। कंट्रीब्यूट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है, और देखो इसमें और भी चीज जोड़ सकते हो, देखो बाकी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग को जो समझ में आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इतने सारे चीजों को, तो उससे भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे नेशनल इकोनॉमी में ग्रोथ का मतलब हम लोग खुद से ये भी तो बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो भी तो इकोनॉमी में ग्रोथ ही है, ठीक है। टैक्स का प्लानिंग हम लोग जो है वो कर सकते हैं, वो भी तो इकोनॉमी में ग्रोथ है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ इस तरीके से हो सकता है कि हम लोग अगर लोअर प्राइस में गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम जो है नेशनल इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब
इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा, वो भी एक पॉइंट जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग जो है अपने ही देश में जो है सारी चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट करने पे तो हमारा कॉस्टिंग बढ़ता है ना, तो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ता है। अगर हम लोग सारी चीज खुद ही बना सके और ऊपर से एक्सपोर्ट कर सके, वो तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो कॉस्टिंग तो हमें, कॉस्टिंग जो मेंटेन करेगा वो तो प्रोडक्ट को कम दाम में अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर ये चीज सक्सेस हो जाता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में ग्रोथ तो दिखेगा ही। क्योंकि इंपोर्ट करना कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा बात नहीं होता है, ज्यादा इंपोर्ट करना। हाँ, करना तो पड़ सकता है कुछ कुछ चीज, जैसे कि देखो ये तेल वगैरह, ठीक है, अब ये हमारे देश में है नहीं तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो हमसे बन पाता है अगर हम लोग वो भी इंपोर्ट करते हैं तो वो तो हमारे लिए इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, उसमें तो इम्पोर्ट अच्छा होगा अगर हम लोग सही कॉस्टिंग करते हैं, सही तरीके का प्रोडक्ट बना के बेचने का कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें पहला है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में हम लिख देते हैं टू एसरटेन और डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट। और पर यूनिट निकालोगे तो टोटल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है, मतलब डिटरमाइन या फिर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट कितना लगा, जैसे कि अगर हम लोग सोचे मेटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, वो भी सोच सकते हैं। या फिर जैसा हम लोग एनालिसिस चाहेंगे, लाइक डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस मिल जाएगा, हमें फंक्शन बेसिस पे भी मिल जाएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कितना है। अगर हम लोग चाहे कि फिक्स्ड वेरिएबल के हिसाब से सोचे तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट का मतलब हम लोग जिस तरीके से चाहे कॉस्ट को एनालिसिस करके जो है, मतलब कॉस्ट के एनालिसिस को हम लोग, हमें मिल सकता है अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कितना हमारा फिक्स्ड खर्चा है, कितना हमारा मतलब ओवरहेड का खर्चा है, कितना डायरेक्ट है, कितना ओवरहेड है यानी इनडायरेक्ट है। तो देखो, अलग अलग तरीके से कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कि उसके एलिमेंट के हिसाब से मेटेरियल लेबर ओवरहेड, उसके नेचर के हिसाब से फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल। तो हम लोग जैसा चाहे कॉस्ट का एनालिसिस हमें मिल जाएगा अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हमें और एक चीज का पता चलेगा, जो कि है अगर कोई वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते टू प्रोवाइड, नहीं, टू डिस्क्लोजर सोर्स ऑफ वेस्ट, वेस्टेज। ठीक है, वेस्ट का जो सोर्स है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कि कहीं हमारा किसी रॉ मटेरियल में कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे फिर हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा, तो जरूरत पे जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है, ठीक है, किसी भी कॉस्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो मेटेरियल हो, लेबर हो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हो, या फिक्स्ड खर्चा हो, वेरिएबल खर्चा हो, ठीक है, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, तो हम लोग जो भी जरूरत का डेटा होता है वो भी प्रोवाइड कर पाएंगे।
फिर हो जाएगा प्रॉफिट एसरटेन करना, टू एसरटेन प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के। वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्ट। तो हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं इफेक्टिवली या एफिशिएंटली, अगर हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो। टू रिवील सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, टू एडवाइस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी एडवाइस मिल जाता है वो क्या डिसीजन ले क्या ना ले। देखो मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट है वो तो ऊपर भी यहाँ पर भी देखा था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में वैसा कुछ फर्क नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट के साथ मैंने लिखवा दिया। हम लोग चाहे तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं कि कॉस्ट का बेनिफिट में जैसे कि इम्प्लॉय का बेनिफिट, क्रेडिटर का, वो भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो डेटा है वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसे इंटरप्रेट करने में भी हमें ये हेल्प करेगा, बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। इंसेंटिव क्या दे वर्कर को, बोनस प्लान बेस्ड ऑन कॉस्ट सेविंग्स। हम लोग कितना कॉस्ट सेव कर पा रहे हैं, अगर प्रॉफिट कॉस्ट सेव करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तभी ना वर्कर को भी हम लोग जरूरत पे, मतलब अगर हमें ऐसा लगे कि वर्कर को बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, वो इतना हार्ड वर्क कर रही है या हमें उनसे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट भी तो कम होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी ना कंपनी ये सारा स्टेप्स ले सकेगी। तो मैंने बोला ना, देखो ये दोनों चीज एक ही है, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। तो जैसे ये इम्प्लॉय वाला बात था, एड टू एम्प्लॉय, तो वो वाला भी देखो पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैनेजमेंट को और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है। इकोनॉमिक का ग्रोथ हो जाएगा जो कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस भी हम लोग इवेल्यूट कर पाएंगे। देखो परफॉर्मेंस अच्छा होगा वर्कर लोगों का, तभी तो हम लोग उन्हें इंसेंटिव देंगे। अच्छा, अब हो गया, इसमें मुझे नहीं लगता और ज्यादा कुछ पॉइंट लिखना चाहिए। अब कितने मार्क्स का आएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट को थोड़ा एक एक लाइन करके अगर लिखने का जरूरत पड़े तो लिख सकते हो, या सिर्फ ये पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे तो काफी है, ठीक है। तो ये वाला बस इतना ही लिखते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने के पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लिखो, बताते हैं। देखो अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम बता दें कि इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में अगर मेन डिफरेंस अगर पूछो, तो इम्पोर्टेंस में क्या बताया जाता है कि बेनिफिट और यूजफुलनेस बताया जाता है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या बताया जाता है कि इसका पर्पस या गोल
क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, इसका मतलब है वाई कॉस्टिंग इज यूजफुल, ठीक है। वाई कॉस्टिंग इज यूजफुल, उसके हिसाब से जो है हमें लिखना चाहिए यूजफुल। बिजनेस में कॉस्टिंग क्यों यूजफुल है, और अगर मुझे बोले कि ऑब्जेक्टिव बताओ, तो व्हाट कॉस्टिंग इंटेंड्स टू accomplish। मतलब कॉस्ट का एक्चुअली एम क्या है, ठीक है, वो अगर मुझे बताना है तो फिर यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख दे, व्हाट कॉस्टिंग एम्स टू अचीव, ठीक है। कॉस्टिंग का मेन एम क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजों का बताना चाहिए। जबकि देखो एम और बिजनेस में कैसे वो यूजफुल होगा, उसमें तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज आ ही जाएगा ना, क्योंकि एम तो वही होता है जो मतलब जिस चीज को पाने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे कि देखो मेरा एम क्या है, मुझे कॉस्ट कैलकुलेट मिल जाए, ठीक है, मुझे कॉस्ट पता चल जाए, मुझे प्रॉफिट पता चल जाए, ठीक है। तो फिर ये तो मेरा बिजनेस का यूजफुल ही हो गया ना, कि मुझे बिजनेस में मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चल गया, मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीजों का आंसर लगभग लगभग सेम है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे जो मैंने बोला कि फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। लिखो। देखो क्या क्या चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को कॉस्टिंग सिस्टम को अपने यहाँ जो है इंस्टॉल करना चाहेगा। तो देखो पहला बात है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो ही वो मेनली जो है कॉस्ट को अपने बिजनेस में कॉस्टिंग सिस्टम को एलोकेट करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो क्यों करेगा। तो बिजनेस का नेचर बहुत मायने रखता है कि किस तरीके का इनका प्रोडक्शन होता है, क्या बैच में प्रोडक्शन होता है या फिर जॉब में प्रोडक्शन होता है। मतलब बैच यानी लॉट्स में, ठीक है, एक एक लॉट्स में मान लो एक साथ 15-20 चीज बन रहा है तो उसे बोलते हैं बैच, ठीक है। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे बोलते हैं जॉब। क्या किस तरीके से होता है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोडक्शन का, ठीक है, जो भी ऑपरेशन या एक्टिविटी होता है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, उसका डिटेल्ड कॉस्टिंग प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजों का पता करने के बाद ही हमें कॉस्टिंग सिस्टम को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, नो द नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल सच सिस्टम। पहले तो ये लिख दिया एक पॉइंट, इसको भी समझा देते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोला है यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिस्टम को जो है इंस्टॉल करवाने का, मतलब कॉस्टिंग सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगवाने का, मतलब अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो पहले पता होना चाहिए। अगर
ऑब्जेक्टिव है कुछ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना कॉस्ट आइडेंटिफाई करें, या फिर हमें डिटेल्स कॉस्ट चाहिए, या फिर हम लोग वेस्टेज का डिस्क्लोजर चाहते हैं, या फिर हमें रिक्विजिट डेटा नहीं मिल रहा है इस वजह से प्रॉफिट एसर्टेन करना चाहते हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब में से वो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद ही हमें कॉस्ट का जो सिस्टम है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहिए। फिर हो जाएगा नो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड industry in which organization is ऑपरेटिंग। तो ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि क्या चीज का बिजनेस है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने में, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए बिजनेस का साइज क्या है, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल में काम होता है या स्मॉल स्केल में काम होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल स्केल हुआ तो फिर उसमें सिंपलर और लेस कॉस्टली सिस्टम अप्लाई करने से ही चलेगा, लेकिन अगर लार्ज बिजनेस सिस्टम है तो फुल फ्लेज सिस्टम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट को हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं मेन पॉइंट को समझते हुए, ठीक है। फिर लिखेंगे नो द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड देयर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की भी पता होना चाहिए, एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब देखो हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस का हायरार्की क्या है, मतलब कौन से लेवल पे कैसे वर्कर काम कर रहे हैं, कितने सारे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या लेवल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल हो गया, लोअर लेवल एम्प्लॉय, ये हायरार्की पता होगा, किसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके वो पता होगा, तो ही ना हमारा कॉस्टिंग सिस्टम जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो प्रॉपरली वर्क कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट नो द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये देखो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि कैसे है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वो हमें पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, उसका क्या मेथड है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैस किस तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, उसके बेसिस पे ही हमारा कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। फिर हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। स्पेलिंग गलत हो गया, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में क्या श्रिंक है, ठीक है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है वो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन का तो लेन देन होगा ही, क्योंकि लोअर डिपार्टमेंट उसके हायर डिपार्टमेंट को बताएगी, फिर उसके हायर डिपार्टमेंट को, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करना चाहेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए तो बिजनेस का साइज पता होना चाहिए, बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या बिजनेस है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कॉस्टिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होगा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। साइज क्या है, जो प्रोडक्ट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है,
कॉस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड फॉलो होता है, ठीक है, ये सारी चीजों का, टेक्नोलॉजी, ठीक है, लीगल कंप्लायंस भी पता हो तो भी, तो वो भी चाहिए, ठीक है, लीगल कंप्लायंस भी बोल सकते हो। ताकि देखो ये सब होने से क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसे देखो लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी हमारा फुलफिल होगा। जैसे कि अगर हम लोग टैक्सेशन जो है, ठीक है, टैक्सेशन जो भी होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग रूल्स, इसके साथ हमें एट पर होना पड़ेगा, लीगल इश्यूज को अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग सही कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करके चलेंगे तो, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर मैंने जो लिखा है उतना याद कर लोगे तो हम लोग के लिए काफी है, ठीक है। तो मेन है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किस तरीके का प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, हायरार्की क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और सिंक्रोनाइजेशन क्या है डिपार्टमेंट के अंदर, और कॉस्ट रिकॉर्ड को मतलब कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इतना सब होने के बाद भी हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होता ही है, ठीक है, तो इसका भी वही लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो अगर मेन मेन चीज बोले, मतलब मेन कुछ पॉइंट्स हम हाईलाइट करें तो उसमें हो जाएगा, पहला, डिपेंड्स डिपेंडेंस ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, बता देंगे एक एक चीज को थोड़ा सा, इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, subjectively in overhead allocation, subject subjectivity in overhead allocation, can't eliminate losses, focus only on quantifiable cost, quantifiable cost, historical nature। समझा रहे थे सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा, जैसे सबसे पहला पॉइंट है डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखो, डिपेंडेंस ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना। तो अगर मेरा रिकॉर्डिंग में कुछ इन एक्यूरेसी आ गया, ठीक है, इनएक्यूरेटली अगर डेटा रिकॉर्ड हुआ तो मेरा जो कॉस्ट रिपोर्ट है वो भी इनएक्यूरेट रेडी होगा, ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है।
क्योंकि अगर हम लोगों ने गलती से भी मेटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, इसमें कोई भी एरर कर दिया है रिकॉर्डिंग में, तो हमारा इन एक्यूरेट कॉस्ट रिपोर्ट रेडी होगा। क्योंकि ये भी तो रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो रिकॉर्ड में अगर कुछ गलत हुआ तो मेरा यहाँ पर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरा गलत हो जाएगा। ये तो देखो नॉर्मल अकाउंट्स में भी होता है, अगर कुछ भी गलत रिकॉर्ड करोगे तो क्या होता है, जैसे वहां जाकर ट्रायल बैलेंस टाइलिंग होता है, उस तरीके का चीज कि डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के एक्यूरेसी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी नहीं हुआ तो फिर हम लोग का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट है वो भी हमें नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है वो इग्नोर कर देता है, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को ही मतलब कंसिडर करता है। जैसे कि मान लो मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, ठीक है, डिमांड चेंजेस, ये सारे चीजों को जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मतलब उसे कंसिडर नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने कॉस्ट का मान लो एक स्टैंडर्ड बना लिया अपने हिसाब से कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने में इतना, लेकिन मार्केट में हो सकता है उस रॉ मटेरियल का कुछ प्राइसेस वगैरह और चल रहा हो। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, डिमांड चेंजेस, ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मार्केट कंडीशन, इसको कंसिडर नहीं कर पाता है। तो ये कुछ पॉइंट लिख देते हैं, अगर इसे थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखना हो तो इसी पॉइंट्स के हेल्प से बन जाएगा। कंपटीशन और डिमांड चेंजेस, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम लोग ये सारी चीजों को भी फॉलो कर पा रहे। बेसिकली ये सारी चीजों को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग उसे फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि देखो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो वो तो एक्सपेंसिव है ही। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें स्किल्ड स्टाफ अलग से रखना पड़ता है, तो उसमें कॉस्ट भी लगता है, और कंटिन्यूअस डेटा एंट्री के लिए एक अलग स्टाफ रखना पड़ेगा जिसको कॉस्ट का नॉलेज होगा, तो वो भी तो कॉस्टली ही हो गया। और एक सिस्टम भी रखना पड़ेगा, तो कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग दोनों हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, देखो यहाँ हमें कॉस्ट को कितने अलग अलग प्रोसेस के साथ जो है प्रोडक्ट में चार्ज करना होता है। कभी कॉस्ट एलोकेशन करना पड़ सकता है, कभी एपोर्शन करना पड़ सकता है, फिर एब्जॉर्प्शन करना पड़ सकता है। तो ये सारे चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना आसान नहीं है कॉस्ट को एलोकेट करना, एपोर्शन करना या एब्जॉर्ब करवाना। तो स्मॉल अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये सारे बात जो है बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, सब्जेक्टिविटी इन ओवरहेड एलोकेशन। तो देखो ओवरहेड का एलोकेशन जो है, क्योंकि अरे ये क्या ओवरहेड का एलोकेशन, देखो जैसे कि एस्टिमेटेड वे में होता है ना, एक मिनट, हाँ, तो ओवरहेड का एलोकेशन जैसे हम लोग एस्टिमेटेड वे में करें कि हाँ फ्लोर एरिया के ऊपर हम लोगों ने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या है, ये एक एस्टिमेशन है, एजम्पशन है, तो इससे ट्रू कॉस्ट तो पता नहीं चलता है। हाँ, एक बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रू नहीं पता चलता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का रेंट कितना है। जैसे मैंने वो रेंट वाला एग्जांपल दिया था, तो क्योंकि मुझे अलग से नहीं बताया गया है, मैंने क्या किया, टोटल खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एजम्पशन बेसिस पे हुआ, एक्यूरेटली नहीं हुआ, तो ये होता है सब्जेक्टिविटी। तो ये सब्जेक्टिविटी आ जाता है ओवरहेड एलोकेशन पे, तो ये एक नेगेटिव मतलब लिमिटेशन हो गया। और हमेशा क्वांटिफाइबल फैक्टर्स पे ही जो है फोकस ओनली ऑन क्वांटिफाइबल कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिफाइबल कॉस्ट पे ही ये फोकस करता है, क्वालिटेटिव कॉस्ट पे फोकस नहीं करता है। जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल, ठीक है, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजों को वो कंसिडर नहीं कर सकता है। कॉस्ट के पास ये अवेलेबिलिटी या फिर ऐसा कुछ कॉस्ट के पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो एम्प्लॉय का मोरल वैल्यू या ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट का या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजों को वो क्वांटिटी को कंसिडर कर सकता है, क्वालिटी को नहीं कर पाता। ठीक है, और हिस्टोरिकल नेचर, मतलब कॉस्ट को तो हमेशा पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेंड्स या कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप of cost and management accounting।
पहला स्कोप ये है कि हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन कर पाते, कॉस्ट एसर्टेनमेंट। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सर्विस रेंडर कर रहे हैं, या फिर जॉब जो है जॉब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीजों का कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये भी हो जाएगा। मतलब इंटरनल मैनेजमेंट ऐसे लिख देते हैं, हेल्पफुल इन इंटरनल मैनेजमेंट। जितना भी इंटरनल मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसमें हेल्प होता है। अच्छा, कॉस्ट असर्टेनमेंट कॉमा दे दे के लिख देते, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, बजटिंग, रिपोर्टिंग, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब जैसे रॉ मटेरियल हुआ या WIP हुआ या फिनिश गुड्स हुआ, उसके वैल्यूएशन में हेल्प करता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये स्कोप ऑफ कॉस्ट हो गया पहले लाइन पे जो लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोले तो मैनेजमेंट के लिए क्या हेल्प हो जाएगा? तो जैसे पहले लिखा है हेल्प इन इंटरनल मैनेजमेंट, तो देखो इस पे हम ऐसे लाइन लगाते, ये पहला जो भी लिखा है ये कॉस्ट के लिए लिखा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट के लिए बाकी लिख रहा है, तो मैनेजमेंट का पहला पॉइंट लिख दिया है मैंने, हेल्पफुल इन इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देते प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा उसका हम एक लिस्ट दे देते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, फोरकास्टिंग। ठीक है, फिर हो जाएगा प्रॉफिट प्लानिंग, ये लिख देते हैं प्रॉफिट का प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, बस इतना लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट को किस तरीके से हेल्प हो सकता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग, ठीक है, बस इतना लिखने से काफी है। ऐसे लिख देते हैं। और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि हम लोग क्या बजट बनाए, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होगा, प्रोसीड्योर क्या होगा, क्या गाइडलाइन होगा। ठीक है, ये रूल्स जो है ये रूल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब मैनेजमेंट ये सोच सकता है ना कि हम बजट कैसे बनाएं, हम अपना क्या प्रोसीड्योर रखें, क्या गाइडलाइन फॉलो करें, किस तरीके से कॉस्ट को रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे नेचर और एलिमेंट। क्लासिफिकेशन लिख लो ये वाला।
बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट मेनली तीन तरीके का होता है। मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मेटेरियल का मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, तो प्रोडक्ट को बनाने में हम लोग जो सब्सटेंस यूज करें उसके कॉस्ट को बोलते हैं मेटेरियल कॉस्ट। लेबर के केस में कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, तो ह्यूमन का जो एफर्ट लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंसेस का मतलब अदर देन मेटेरियल एंड लेबर। मेटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये जो मेटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग दो पार्ट में, हर एक कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। फिर यहाँ पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और सभी डायरेक्ट खर्चे को ऐड ऑन करके मिल जाता है हम लोग को प्राइम कॉस्ट। और सभी इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड करके हम लोग को मिल जाएगा ओवरहेड। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है वो लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can be directly attributed to cost object, attributed to कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, जिस चीज में कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जिस चीज का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, जहां कॉस्ट ऑकर होता है वो कॉस्ट सेंटर, जिस चीज का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में अगर कोई मटेरियल यूज हुआ है तो उस वो मटेरियल का कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज इकोनॉमिकली एंड डायरेक्टली feasible।
और आइडेंटिफाइबल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फूड यूज्ड इन फर्नीचर प्रोडक्शन, स्टील यूज्ड, स्टील लिखा है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन, फैब्रिक यूज्ड इन गारमेंट प्रोडक्शन, प्लास्टिक इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक यूज्ड इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can't be directly attributed to cost object but can be apportioned or absorbed by cost center or cost unit। जैसे कि एग्जाम्पल पहले देखते हैं। नट, बोल्ट, स्क्रू used in assembly, protective gloves और safety equipment और equipment for worker। इसके अलावा क्लीनिंग मटेरियल फॉर फैक्ट्री, और लिख देते हैं दो एग्जाम्पल। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन, पेंट क्लीनर और एडहेसिव।
तो देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वो मटेरियल मुझे नहीं दिखेगा, बट उस मटेरियल को भी यूज किया गया है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट कैन बी अपोर्शन और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। बट हमें उसका खर्चे को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या अपोर्शन करना पड़ेगा हमारे रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर में जहाँ कॉस्ट ऑकर हो रहा है, या कॉस्ट यूनिट के हिसाब से। जैसे कि जो नट बोल्ट्स या स्क्रू का यूज होगा जो है प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए, तो वो भी तो खरीदना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस पे डिप्रिशिएशन वगैरह लग रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट है तो डिप्रिशिएशन लगेगा, जैसे स्क्रू वगैरह पे डिप्रिशिएशन लगेगा, बोल्ट्स नट्स पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो लूज टूल्स की तरह हो जाएगा। लेकिन क्या फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद हमें कहीं दिखता है कि यहाँ स्क्रू लगा हुआ है? ठीक है, नट्स बोल्ट्स तो फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन हम लोग इसका खर्चा प्रोडक्ट देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कितना हुआ है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम चल रहा है जिसके लिए वर्कर लोगों ने कोई सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज किया है या प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह जो है उसका यूज किया है, तो वो थोड़ी ना फिनिश्ड गुड्स में हमें दिख रहा है कि वो ग्लव्स का खर्चा कैसे दिखेगा, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स में तो वो मेटेरियल ही हमें दिखता नहीं है, हमेशा दिखे ऐसे जरूरी नहीं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मान लेते हैं कि एक ग्लव्स का यूज करके किसी ने 5 फिनिश्ड गुड्स बनाए, उसके बाद फिर मान लो उसे चेंज करके नया नया यूज किया, तो वो खर्चा भी तो वहां एड ऑन होना चाहिए। बट एक एक प्रोडक्ट बनाने में वो खर्चा कितना, वो हम लोग वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। या फिर फैक्ट्री जहाँ काम हो रहा है, वहां फैक्ट्री को क्लीन रखने के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है, तो वो भी तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, वो खर्चा भी तो कस्टमर से ही हमें रिकवर करना है, थोड़ी ना वो खर्चा अपने पॉकेट से देना है। ठीक है। तो वो भी हो गया मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। मशीन्स को सही तरीके से चलाने के लिए अगर कोई लुब्रिकेंट्स का यूज हो रहा है तो वो लुब्रिकेंट्स। ठीक है। कुछ एडहेसिव, पेंट थिनर, ये सारी चीजों का अगर यूज हो रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो सारे मटेरियल जो प्रोडक्ट यानी फिनिश गुड्स में इजीली ट्रेसेबल नहीं है या इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, मतलब वो वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है। कॉस्ट ऑफ लेबर विच कैन बी डायरेक्टली attributable to cost object and they convert raw material to finished गुड्स। ठीक है, जो कि मेनली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, मतलब प्रोडक्शन के काम के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर देखें, कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर, सैलरी ऑफ टेलर टीचिंग गारमेंट्स, मशीन ऑपरेटर वेजेस, एटसेट्रा।
तो देखो, जो कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वेजेस, उसको दिया गया पेमेंट। टेलर जो है गारमेंट्स को सील रहा है, ठीक है, तो उसको दिया गया वेजेस। और मशीन ऑपरेटर का, जो मशीन चल के काम हो रहा है, ठीक है, अगर मशीन के थ्रू से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो मशीन चला रहा है जो ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा मशीन ऑपरेटर। फिर इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ये लोग प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर, तो ये कौन सा लेबर कॉस्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ लेबर विच कांट बी डायरेक्टली attribute to cost object। cost object but can be apportioned or absorbed by absorbed by cost center और cost unit। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे wages of supervisors, foremen और क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फोरमैन काम करते हैं, जो सुपरवाइजर, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब सीधा बात है, एक दिन अगर सुपरवाइजर नहीं आया तो प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अब अगर सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सुपरवाइजर नहीं आएगा तो कोई फर्नीचर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। सुपरवाइजर है तो काम इजीली स्मूथली रन कर सकता है और कुछ नहीं। फोरमैन का जो काम होता है वो करता है। तो फोरमैन एक दिन नहीं आया तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का काम नहीं आएगा और नहीं होगा, बंद हो जाएगा। क्वालिटी इंस्पेक्टर एक दिन नहीं आया तो, मतलब सीधा बात है, ये वैसे लोग हैं जो नहीं आने पे प्रोडक्शन का काम बंद नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे सुपरवाइजर के इसमें ही काम करवाना है, तो वो बात अलग है, बट पॉसिबल है। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी तो खर्चा, पेमेंट, वेजेस दिया जा रहा है, जो कि मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड करना है। तभी तो हम अपना ये खर्चा थोड़ी ना पॉकेट से देंगे, ठीक है। मतलब मेरे घर से लाके तो देना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही जोड़ना है, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में तो जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है। हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद एपोर्शन के बाद एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। तो वेजेस ऑफ सुपरवाइजर और ये सब हो गया। अच्छा, और लिख देते हैं सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क एंड स्टोर कीपर्स। ये भी हो गए इनडायरेक्ट वर्कर, ठीक है। पेमेंट टू क्लीनर, सिक्योरिटी स्टाफ एंड मेंटेनेंस वर्कर। तो देखो, हम जितने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक भी वर्कर ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट, बस ये दो ही लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
तो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन expense other than material and labor which can be directly linked to cost object. Royalty paid for using patent on a product. जैसे रॉयल्टी का खर्चा, कैरेज और फ्रेट, कैरेज और फ्रेट टू ब्रिंग मेटेरियल, कमीशन ऑन ए पर्टिकुलर जॉब, किसी एक पर्टिकुलर जॉब पे अगर हम लोग कोई कमीशन दे रहे हैं, पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, इतना ही करते हैं, इनडायरेक्ट वाला नेक्स्ट दिन ही लिखेंगे, आज इतना ही करते हैं।